हेलो स्टूडेंट, वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जान रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा टॉपिक चल रहा है पेपर, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैंने एनालिटिक फंक्शन पर एक अच्छा सा वीडियो आपको कई तरह के टॉपिक उस पर डिस्कस किया है। एनालिटिक फंक्शन, सीआर इक्वेशन और मेनले थॉमसन मेथड, और जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है मेरा उस पर वीडियो बन चुका है। उसके अलावा मैंने बाइलीनियर ट्रांसफार्म पर वीडियो बनाया है। बाइलीनियर ट्रांसफार्मर पर आप जा करके देख सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल पर मैंने भी वीडियो बनाया है, उस टॉपिक को भी आप जा करके देखिएगा। और अभी मैंने लेटेस्ट में ही कि हाउ टू इंटीग्रेट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, और उसके अलावा मैंने अभी एक टॉपिक बनाया काची थ्योरम और काची रेसिड्यू थ्योरम, जिसमें हम उस इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं जो फंक्शन एनालिटिक होता है, और कुछ ऐसे पॉइंट पर जिसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है उस पर हम इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस पर हमारा डिस्कशन हो चुका है। जैसा कि जाने टॉपिक में हमें आगे चलना है। आज मैंने टॉपिक जो लिया है वो आपके लिए लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, काची रेसिड्यू थ्योरम। ये रेसिड्यू थ्योरम आप ऐसे समझिए, कॉची का ही रेसिड्यू थ्योरम जो है वो किस लिए है और उसका क्या यूज है, वो आप इतना समझिए जैसे कि अभी आप पढ़ के आ रहे हैं मेरा लास्ट लेक्चर कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम किसी फंक्शन का क्या कर रहे थे, किसी भी इंटीग्रल की वैल्यू निकाल रहे थे जिसपे फंक्शन एनालिटिक था, और जिस पर एनालिटिक नहीं भी था हम उस पर भी निकाल रहे थे। तो उसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो कॉची रेसिड्यू के थ्रू लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने जस्ट उसी के बाद कॉची रेसिड्यू थ्योरम शुरू किया है, जबकि उसके बाद मुझे सीरीज शुरू करना चाहिए था, टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज, फिर उसके बाद सिंगुलरिटी, पूल, तब रेसिड्यू पे आना चाहिए था। लेकिन मैंने चूंकि टॉपिक वहाँ से उस क्वेश्चन को करना और यहाँ से करना दोनों तरह से पॉसिबिलिटी है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कॉची रेसिड्यू थ्योरम दिया है। और कॉची रेसिड्यू थ्योरम का डिस्कस करने का उद्देश्य ये भी है कि इसके वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आने वाले किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, और जो कि बहुत ईजी होता है, जिसे आप इजीली फार्मूला से कर सकते हैं। चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, क्योंकि फंक्शन अगर एनालिटिक है विद इन एन क्लोज कर्व सी में, कोई क्लोज कर्व अगर हम ले रहे हैं, जैसे कि सपोज करिए सी है क्लोज कर्व, अगर उसमें कोई भी फंक्शन एफ जेड एनालिटिक हो जाएगा, तो अब आगे क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल, मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल करके, पोल को छोड़ करके। तो एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, ये आपके लिए कुछ नया होगा। पोल क्या है, तो आप ऐसा समझिए जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है वही हमारा क्या कहलाता है, पोल। ऐसे लास्ट लेक्चर में मैंने कॉम्प्लेक्स में कॉम्पिटिशन के लास्ट लेक्चर में कॉची थ्योरम में भी मैंने बताया था कि कोई ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन क्या हो एनालिटिक नहीं होता, उसकी इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिलती है। और क्या मिलती है आपको मैंने बताया था, 1/f = 1/2 पाई आई इंटीग्रल ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। उसी तरह यहाँ पर उसी शब्द को न बोल करके हम बोल रहे हैं पोल। तो पोल क्या है, मतलब कुछ पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा, और वो पॉइंट है z1 z2 zn विद इन द सी, दैट इंटीग्रल, उस फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आई टाइम्स होगी सम ऑफ ऑल रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या है यहाँ पर अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप ऐसा समझिए कि अगर ये कोई कर्व है सी, सपोज करिए दिस इज आवर कर्व यानी सी, क्लोज कर्व सी, और उसमें फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट z1 z2 zn मतलब n पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पर कर्व के अंदर जितने लाई कर रहे हैं उस पर क्या है, एनालिटिक है। और ये सारे पॉइंट क्या है, एनालिटिक नहीं है, मतलब पोल्स हैं। तो आप ध्यान दीजिए उनका इंटीग्रल क्या होगा, 2 पाई आई सम ऑफ ऑल रेसिड्यू। ये समेशन का मतलब है सभी रेसिड्यू का सम। अब ये रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, रेसिड्यू कैसे समझेंगे, आप ऐसे समझिए मैंने कुछ फार्मूला लिखा है रेसिड्यू का। पहला फार्मूला, व्हेन एफजेड हैज सिंपल पोल, जब कोई एफजेड फंक्शन क्या रखेगा, सिंपल पोल रखेगा। सिंपल पोल का मतलब समझिए सिंगुलर, सिंगल पोल, ऐसे समझ सकते हैं। सिंपल का मतलब समझिए जिसके पास सिंगल पोल होगा, मतलब एक पॉइंट होगा z1, वो क्या कहलाएगा, सिंपल पोल एट z बराबर a। देन रेसिड्यू क्या होगा, z = a रेसिड्यू z = a, एफजेड क्या हो जाएगा, लिमिट, उसका फार्मूला है z टेंड्स टू a, z माइनस a कर देना इनटू एफजेड। मतलब जिस पॉइंट पर वो क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा, उसी पॉइंट से z माइनस a लिमिट लेकर के एफजेड से निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा। अगर मान लीजिए
कि अगर हमें यही z इक्वल टू ए पर मतलब सिंगल पोल ना मिलके सेकेंड थर्ड कुछ भी पोल मिल जाए तो उसके लिए क्या फार्मूला है, व्हेन एफजेड है पोल ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का पोल रखेगा z इक्वल टू ए पर, तो रेसिड्यू z इक्वल टू ए एफजेड क्या हो जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल n माइनस 1 अपान, याद रखिए फैक्टोरियल n माइनस 1 लिमिट होल पे फैक्टोरियल है, लिमिट z टेंड्स टू ए d की पावर n माइनस 1 अपान dz की पावर n माइनस 1 z माइनस a की पावर n f z। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। एक फार्मूला और है, कभी काल हमसे पूछ देता है कि पोल निकालिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक फार्मूले में हमसे ये पूछ देता है कि थर्ड फार्मूला ये हो सकता है कि फाइंड पोल एट इनफाइनाइटी, इनफाइनाइट पे पोल निकालना पूछ देता है, तब आप उसका फार्मूला याद रखिए लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट, और फार्मूला याद रखिए माइनस जेड ऑफ एफ जेड कुछ भी हो सकता है, माइनस जेड टाइम्स एफ जेड कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आर मींस रेसिड्यू। तो तीन तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपको या तो रेसिड्यू निकालना होगा या रेसिड्यू निकालने के अलावा जो इंटीग्रल निकालते हैं उससे रिलेटेड होगा। अगर सपोज करिए ये जो पोल्स पॉइंट है Z1 Z2 Z3 अगर किसी बाहर लाई कर जाएंगे तो उनका रेसिड्यू क्या होगा, तो उनका रेसिड्यू जीरो होगा। अगर क्यों होगा, क्योंकि वो आउटसाइड लाई कर रहे हैं, उससे फंक्शन एफजेड एनालिटिक विद इन द कर्व है, तो आप काची थ्योरम पढ़ चुके हैं, वहां से आप क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, क्योंकि काची थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी कर्व में और लेकिन कोई ऐसा पॉइंट है जो कि आउटसाइड लाई कर रहा है और उस पर क्या है फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो उसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम ऑफ वैरायटी डिस्कस करते हैं, तब आप इसको ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, रेसिड्यू निकालना है जेड स्क्वायर अपान जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, मतलब इसको आप एफ जेड मान सकते हैं, पूरा दिया हुआ है और मैं रेसिड्यू निकालना है दिए गए पॉइंट 1 2 3 और इनफाइनाइट पर, तो सबको अलग अलग निकालते हैं। चलिए निकालें। जैसे कि हम रेसिड्यू का फार्मूला जान गए, तो एफ जेड हमारा क्या हो गया, दिस इज एफ जेड इज इक्वल टू लेट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 एंड जेड माइनस 3। ओके, अब हमें निकालना है रेसिड्यू एट पॉइंट एट 1, तो रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 1 पर निकालना होगा। तो फार्मूला आप पढ़े थे कि जब जेड बराबर ए होता है तो क्या होता है, रेसिड्यू निकालते हैं जेड इक्वल टू ए पर, तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 1 एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए, तो जेड टेंस टू 1 जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए मतलब 1 एफ जेड, तो एफ जेड। क्लियर। अब यही एफ जेड के प्लेस पर हम क्या रख दें, इसी एफ जेड के प्लेस पर हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं जो हमारा एफ जेड है, जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 और जेड माइनस 3। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रख दें। ये मान लीजिए आपका पहला वाला निकल रहा है रेसिड्यू, तो R1 नाम रख दिए, तो ये अगर 1 रखेंगे तो दिस इज 1 बाई माइनस 1 और माइनस 2, तो दैट इज 1/2। क्लियर है। तो इसके बाद देखिए, अब हम अगर रेसिड्यू निकालना हो, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 2 पर निकालना है, तो R2 क्या हो जाएगा, रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू 2 एफ जेड लिमिट जेड टेंस टू 2 जेड माइनस 2 एफ जेड हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर अपान जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, 2 कैंसिल, जेड माइनस 2 and substituting this value 2, this is becomes 4 upon 2 minus 1 1 2 minus 3 minus 1, that is what this is becomes 2 minus 1 1 and 2 minus 3, that is 1 by minus 4। ओके, इसी तरह अगर आप चाहें तो रेसिड्यू किसका निकाल सकते हैं, एट जेड इज इक्वल टू 3, तो रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 3 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 3 हो जाएगा R3 इक्वल टू लिमिट जेड टेंस थ्रू 3 जेड माइनस 3 एफ जेड की वैल्यू क्या है, जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 एंड जेड माइनस 3, 3 कैंसिल, अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 3 तो 9/3 यहां रखेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा,
और यहाँ 3 रखेंगे 1, तो 9/2। क्लियर? अब देखिए इसी क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछ सकता है। जैसे आपसे एक पूछ सकता है कि सम ऑफ रेसिड्यू बताइए, तो सम ऑफ रेसिड्यू R1 + R2 + R3 कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। एक पॉइंट ये पूछ सकता है कि फाइंड या इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए। और जैसा कि अभी आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, कॉचीज थ्योरम, क्या पढ़ा था, कॉचीज थ्योरम, जिसमें कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज किए थे। और आपसे कह दें कि इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए जिसमें मॉड ऑफ जेड क्या है, मॉड ऑफ जेड कितना है, 2 है। तो आप जानते हैं जब मॉड ऑफ जेड = 2 होगा तो जेड, जब इस डिनोमिनेटर को हम 0 करेंगे, इस डिनोमिनेटर को पूरे को 0 के इक्वल करेंगे, तो एक जेड = 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। और जेड = 3 पॉइंट है, वो इस सर्कल के बाहर लाई करेगा मॉड ऑफ जेड = 2 के, क्योंकि 2 क्या है, रेडियस है। इससे पहले मैंने ये डिस्कस किया था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है। और कितने केस में करता है ये भी मैंने डिस्कस किया है। तो इस तरह का सर्कल जब रेडियस 2 है तो 1 और 2 लाई करेगा, 3 कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड। तो अगर उसका रेसिड्यू निकालना होगा तो क्या होगा, तो सपोज करिए अभी मैंने जो लिया है वो 3 के लिए लिया है, मॉड ऑफ जेड = 3 सर्किल है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्हीं रेसिड्यू का सम। अभी आपने पढ़ा, अभी आपने क्या पढ़ा, दिस इज इक्वल टू R3 हमारा कितना आया है, R3 हमारा 9/2। तो अभी आपने पढ़ा कि इंटीग्रल ऑफ FZ dZ जो होगा वो 2πi टाइम्स सम ऑफ रेसिड्यू, सम ऑफ रेसिड्यू मतलब सभी रेसिड्यू को क्या कर दें, सम कर दें। सपोज करिए ये FZ हमारा यही वाला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2πi टाइम्स R1 हमारा क्या होगा, आप खुद बताइए। R1 हमारा क्या है, 1/2, R2 क्या है, -4 और R3 क्या है, 9/2। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर। अगर क्वेश्चन में ये दे देता कि मॉड ऑफ जेड जो होगा, इसी को हम क्लियर करके समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या देता कि मॉड ऑफ जेड = 2 सर्किल में लाई कर रहा है पूरी इंटीग्रल के लिए, तो आप जान रहे हैं कि जेड = 3 जो पॉइंट होता है वो इसमें कहाँ लाई करेगा, सर्कल के बाहर लाई करेगा। तो उसका रेसिड्यू आप जो R3 निकाले हैं, उसका R3 रेसिड्यू क्या आया था, R3 आया था 9/2 एट Z = 3 पर। जो उसका रेसिड्यू R3 हमें 9/2 मिला था, अगर इस सर्कल के केस में हमें निकालना होगा तो R3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। मतलब अगर कोई सर्कल के बाहर पॉइंट लाई कर गया तो उसका रेसिड्यू सीधे 0। तब आपकी ये जो आंसर हो जाएगा इस इंटीग्रल FZ dZ की वैल्यू, तब आप करेंगे 2πi सम ऑफ हाफ ऑफ R1 और R2 और R3 हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि पहला रेसिड्यू फाइंड करिए एट पॉइंट 1, 2, 3 एट इनफाइनाइटी। अभी इनफाइनाइटी वाला भी कराना है क्वेश्चन। और उसके अलावा इस इंटीग्रल की वैल्यू भी पूछ सकता है, कोई कंडीशन देगी कि मॉड ऑफ जेड = 2 या मॉड ऑफ जेड = 3, तो आप उस पॉइंट्स पर चेक कर लीजिए कि वो पॉइंट अंदर लाई कर रहे हैं रीजन करो के कि बाहर लाई कर रहे हैं। अगर उस सर्कल के या करो के अंदर लाई करेगा तब उसका रेसिड्यू हम निकालेंगे फार्मूला से, बाहर लाई करेगा तो उसका रेसिड्यू 0 होगा। और बाद में हम फार्मूले मिला के सम ऑफ रेसिड्यू को अलग अलग कैलकुलेट करके सभी पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए हमारा एक पॉइंट रह गया रेसिड्यू एट इनफाइनाइटी, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रेसिड्यू एट इनफाइनाइटी अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो रेसिड्यू एट इनफाइनाइटी अगर निकालना है तो रेसिड्यू एट इनफाइनाइटी के लिए हमने बताया था आपको कि यही FZ है हमारा। तो फार्मूला रेसिड्यू एट इनफाइनाइट पर अगर हमें निकालना है Z = इनफाइनाइट पर FZ का, तो फार्मूला बताए थे लिमिट Z टेंड्स टू इनफाइनाइट -Z ऑफ FZ, यही बताए थे आपको। तो लिमिट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में ज्यादातर किसी भी एग्जामिनेशंस पे अगर कंपटीशन से क्वेश्चन आते हैं तो एट इनफाइनाइट वाले ज्यादा आ रहे हैं, मैंने देखा है। तो लिमिट Z टेंड्स टू इनफाइनाइट -Z टाइम्स ऑफ FZ क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर Z -1 Z -2 और Z -3। क्लियर? तो ऊपर तो न्यूमरेटर हमारा दिख रहा होगा, क्या हो गया है, -Z का क्यूब।
नीचे से हम जेड 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 सभी में से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, जब जेड यहाँ से कॉमन लेंगे यहाँ से तो जेड क्यूब मिल गया, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 बाई जेड, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 बाई जेड, और यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट होगा 3 बाई जेड। तो जेड क्यूब कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और जब जेड टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई 2 बाई इनफाइनाइट और माइनस 1 बाई 3 बाई इनफाइनाइट, जो कि आप जानते हैं ये 0 0 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 1 बाई 1, दैट इज माइनस 1। मीन्स इस पूरे फंक्शन का जो अगर हमें निकालना होगा रेसिड्यू एट इनफाइनाइट पर तो वो क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ तक क्लियर आप सबका? अगर यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो तो आप ये समझ जाइए कि रेसिड्यू में हमें क्या क्या निकालना हो। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ने आपके क्यों रेसिड्यू को पहले शुरू कर दिया। रेसिड्यू को शुरू करने का उद्देश्य यही था कि जो इंटीग्रल आपको इस तरह दे दे और पूछ दे डीजेड में कि ऐड कोई भी ए कर्व सी जो लाई कर रहा है वो किस पे लाई कर रहा है, मान आप जेड 2 या 3 जो भी दे दे आपको, तो इस तरह के इंटीग्रल की भी वैल्यू पूछ देता है तो आप फ्री हैं कि आप किसी से भी लगाइए, चाहे कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाइए या चाहे रेसिड्यू लगाइए। मैं सलाह दूंगा रेसिड्यू लगाइए, क्योंकि यहाँ पर समय बचता है। रेसिड्यू से हमारा थोड़ा सा टाइम बचता है, क्योंकि उसमें 3 ही फार्मूले हैं जो कि आप जान चुके हैं। एक हमें nth फार्मूला वाला जो सेकंड फार्मूला वो बताना है, पहला और तीसरा मैंने यूज कर दिया। तो चलिए सेकंड वाले पर हम कुछ प्रॉब्लम में जो अभी डिस्कस कर रहा था, सर्कल वाला क्वेश्चन या कोई भी रीजन कर्व दे देगा और इंटीग्रल पूरा पूछ देगा, तो आप कॉची इंटीग्रल से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं और इसी क्वेश्चन को हम किससे लगा सकते हैं, अभी रेसिड्यू के थ्रू भी लगा सकते हैं, जो कि आपने रेसिड्यू थ्योरम पढ़ा है कॉची का। तो कैसे ये क्वेश्चन लगाएंगे, इवेलुएट इंटीग्रल कर्व ओवर सी dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 एंड z माइनस 4 वेयर सी सर्किल मॉड ऑफ z इक्वल टू 3। मेथड प्रोसीजर वही है, पहले डिनोमिनेटर से हम वो पॉइंट्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि सर्कल में लाई कर रहा है कि नहीं। आउटसाइड लाई करेगा तो उसका रेसिड्यू हम नहीं निकालेंगे, और जो इनसाइड लाई करेगा उसी का हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन को आप कॉची इंटीग्रल फार्मूला से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो आप रेसिड्यूस लगाइए, क्योंकि इसमें समय बचता है। तो देखिए, जैसे अगर इसका डिनोमिनेटर 0 करें तो z स्क्वायर प्लस 1 0 और z माइनस 4 0, तो z इक्वल टू 4। तो आप देख रहे होंगे सर्कल का जब रेडियस ही 3 है और सेंटर 0 है तो 4 तो लाई करेगा बाहर, और z स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, माइनस आई स्क्वायर लिखेंगे तो ये कितना आएगा, प्लस माइनस आई आएगा। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर इक्वल टू -1 और z स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, तो z इक्वल टू प्लस माइनस आई। चलिए चेक करते हैं प्लस माइनस आई लाई करता है कि नहीं करता है। अगर ये मान ले रियल एक्सिस है, ये सेंटर है हमारा, ये इमेजिनरी एक्सिस है, रेडियस कितना है सर्कल का, 3 है, तो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये अगर हम एक सर्कल बनाएं, ठीक है, और इस सर्कल में ध्यान दीजिए ये जो सर्कल सी है हमारा, कर्व सी है, इसमें z इक्वल टू 4 कहाँ होगा, ये तो 3 है आपका पॉइंट, तो 4 आपका यहाँ होगा आउटसाइड, इसका रेसिड्यू 0 होगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं। अब आई कहाँ लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पर ये जो 1 होता है यही आई होता है, यही आपका क्या होगा, प्लस आई, और यहाँ क्या होगा, माइनस आई। क्लियर है? अगर ये 2 पॉइंट क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप समझ चुके हैं ये दोनों पॉइंट अंदर लाई कर रहे हैं, इसी का रेसिड्यू निकालना है। तो रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू आई पर कैलकुलेट करें एफ जेड का, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट z टेंस टू आई, z माइनस ए होता है फार्मूले में, और एफ जेड हमारा क्या होगा, 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 और z माइनस 4। क्लियर है? अब आप चाहें तो z स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, लिमिट z टेंस टू आई z माइनस आई, z स्क्वायर प्लस 1 को आप चाहें तो लिख सकते हैं z प्लस आई और z माइनस आई। कैसे लिखेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी के फार्मूले से, और z माइनस 4 तो आपका वैसे के वैसे रहेगा, z माइनस आई कैंसिल आउट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्या बचेगा, अब आई रख दें हम, तो 1 अपान आई प्लस आई 2i, और यहाँ आई रखेंगे तो आई माइनस क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह की इंटीग्रल की वैल्यू आप देख रहे होंगे, क्या इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई, हमारा ये रेशियो आ गया पहला r1, अगर हम कहें तो 1 अपान 2i, i माइनस 4।
इसी तरह माइनस आई पर अगर हम निकालेंगे तो माइनस आई पर क्या होगा, देखिए माइनस आई पर जब निकालेंगे हम तो रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू माइनस आई एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू माइनस आई जेड माइनस जेड प्लस आई अपान वन अपान एफ जेड। तो एफ जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस वन, तो जेड स्क्वायर प्लस वन तो जेड प्लस आई जेड माइनस आई इंटू जेड माइनस फोर। तो जेड प्लस आई कैंसिल, माइनस आई यहाँ रखेंगे तो माइनस टू आई और यहाँ माइनस आई रखेंगे तो माइनस आई माइनस फोर, माइनस को अंदर भेज दीजिए तो वन अपान टू आई आई प्लस फोर। क्लियर है? तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल गई है। तो अब आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। सपोज करिए आई है तो इंटीग्रल आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा 2 पाई आई बाई काची रेसिड्यू थ्योरम सम ऑफ रेसिड्यू। क्या लिखते हैं, सम ऑफ रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब R1 प्लस R2। तो सम ऑफ रेसिड्यू जब निकाले हैं तो 2 पाई आई रेसिड्यू है 1 अपान 2 आई माइनस वन और प्लस 1 अपान 2 आई प्लस 4। 1 अपान 2 आई कॉमन है तो 1 अपान 2 आई कॉमन लेंगे, ये 2 आई से कैंसिल, बचेगा पाई तो 1 अपान आई माइनस 4 प्लस 1 अपान आई प्लस 4। देखिए जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आई प्लस 4 आई माइनस 4, तो आई 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई और इंटू 2 आई अपान आई स्क्वायर माइनस 16। तो आई स्क्वायर प्लस माइनस 16 माइनस 17 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आएगा 2 पाई आई अपान माइनस 17। इसका आंसर आएगा क्या, 2 पाई आई अपान माइनस 17। ये क्या आ गया, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप समझ जाइए कि मेरा बताने का मोटिव क्यों था रेसिड्यू लेकर के, क्योंकि अभी आप कॉची इंटीग्रल पढ़ के आए थे और अगर मैं आपको ये बता देता हूं तो आप ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। चलिए कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे डिस्कस करें। जैसे हमारा एक फार्मूला लग गया है जिसमें हमें क्या दे देगा, जैसे कुछ क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में हम आपको बता दें जो हमने बताया था कि सेकेंड वाला फार्मूला कि रेसिड्यू या when रेसिड्यू अगर हमें निकालना होगा एट z इज इक्वल टू a पर ऑफ n ऑर्डर का, अगर n ऑर्डर का दे देगा तो फार्मूला मैंने बताया था रेसिड्यू z इज इक्वल टू a एफ जेड क्या हो जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल n माइनस 1 कंप्लीट फैक्टोरियल n माइनस 1, फिर इसके बाद लिमिट z टेंस टू a एंड इसके बाद क्या बताया z माइनस ए की पावर n एफ जेड। इस वाले फार्मूले में बेस्ड क्वेश्चन रह गया है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने के लिए देखिए अभी हम इसी क्वेश्चन को चाहे तो बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को कैसे यूज करें, जैसे सपोज करिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 ये दे दे, फाइंड जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, पावर क्या देगा होल स्क्वायर जेड माइनस 4। तो जेड माइनस 4 तो आप जान चुके हैं ये बाहर लाई करेगा, यहां से हमें जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जब 0 के इक्वल करेंगे तो आप जान रहे हैं कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ जो पावर 2 है वो पावर 2 को आपको समझना है कि मैंने क्यों बढ़ाया है, क्वेश्चन में पावर 2 ले सकता था 3 ले सकता था, ये इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए, क्योंकि n ऑर्डर अगर जितना पावर होगा उतना ही उसके ऑर्डर हो जाएंगे। जैसे इसके पावर कितने हैं 2 है तो इसका 2 ऑर्डर, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर और इसका ऑर्डर कितना है ऑफ ऑर्डर 2, याद रखिए। तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आई ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब क्या है, अब आप ज्यादा क्लियर समझेंगे कि 2 बार आई और 2 बार क्या है माइनस आई, इसी का मतलब है ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब आप समझ रहे होंगे। तब आप क्या करेंगे, केवल z इक्वल टू आई पर रेसिड्यू नहीं निकालेंगे जो इससे पहले निकाले, तब आपको ये जो 2i दिया हुआ है इस पर रेसिड्यू निकालने का फार्मूला ये वाला है, इसका यूज करके हम रेसिड्यू निकालेंगे। सपोज करिए यही हमें रेसिड्यू निकालना है और इस पर चेक करना है, तो कैसे करेंगे, आप रेसिड्यू निकालिए, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू आई एफ जेड 1 अपान ऑर्डर कितना है 2, पावर 2 है पूरे इंटीग्रल के इसके ब्रैकेट के ऊपर, तो 2 माइनस 1 और लिमिट z टेंस टू आई और फिर z माइनस आई की पावर 2 एफ जेड।
अब देखिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। फिर लिमिट z टेंस टू i इनटू, अब यहाँ देखिए z माइनस आई का होल स्क्वायर है तो z माइनस आई रहने देते हैं हम, और अब z की वैल्यू क्या है 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर z माइनस 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑर्डर 2 आप समझ चुके हैं। अब ऑर्डर 2 एक बार आई पे चेक करेंगे और इसी तरह माइनस आई पर। तो अब जैसा कि z माइनस आई का स्क्वायर है और z स्क्वायर प्लस 1 आई स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसी को मान ले रहे हैं। तो r इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू i, ओके, z माइनस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी z स्क्वायर प्लस 1 को हम लिखे थे z प्लस आई z माइनस आई, तो z स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं z प्लस आई और z माइनस आई का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरे का क्या है होल स्क्वायर, और फिर क्या है z माइनस 4। तो आप समझ रहे होंगे 4 पर रेसिड्यू क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3 सर्कल वही लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन में केवल इंप्रूवमेंट किया मैंने स्क्वायर लगा करके। तो अगर आप समझिए ध्यान से तो लिमिट ये क्या था z टेंस टू i, तो z टेंस टू i z माइनस आई का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, और नीचे स्क्वायर अगर हम अलग करें तो z प्लस आई का होल स्क्वायर z माइनस आई का होल स्क्वायर z माइनस 4। तो आप देख रहे होंगे ये कैंसिल एक दूसरे से हो जाएंगे, और z इक्वल टू y रखेंगे तो 1 अपॉन आई प्लस आई 2i का होल स्क्वायर, और यहाँ i माइनस 4 का हो जाएगा हमारा। तो यही हमारा रिजल्ट है, आई स्क्वायर माइनस 1 और 2 क्या हो जाएगा माइनस 1/2 i माइनस 4। यही हमारा क्या है आंसर, किसके लिए z इक्वल टू आई पर। इसी तरह माइनस आई पर चेक करेंगे हम, तो माइनस आई पर जब चेक करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, जब माइनस आई पर चेक करेंगे तो क्या क्या चेंज होगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे z टेंस टू माइनस आई, ठीक, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, माइनस आई का भी ऑर्डर 2 है तो 2 माइनस 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा लिमिट z टेंस टू माइनस आई, और ये हो जाएगा z प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू fz, और fz की फिर वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे z प्लस आई का होल स्क्वायर, तो वो हमारा इंटीग्रल कैसे निकलेगा। देखिए वो सपोज करिए r2 है, तो r2 इज इक्वल टू क्या है 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 1 हो गया, लिमिट z टेंस टू माइनस आई और z प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई fz। तो fz क्या है z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो उसको क्या लिख सकते हैं z माइनस आई का होल स्क्वायर z प्लस आई का होल स्क्वायर, अभी लिखकर मैंने दिखाया था, और ये हो जाएगा z माइनस 4 का, तो z प्लस आई z माइनस आई कैंसिल। अब लिमिट अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस आई है हमारा लिमिट, तो 1 अपॉन माइनस आई माइनस 2i का होल स्क्वायर, और नीचे रखेंगे माइनस आई माइनस 4, तो ये हमारा हो जाएगा क्या 1 अपॉन वाट माइनस ऑफ 4 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 का 4 आई स्क्वायर का माइनस 1, तो माइनस 4, और नीचे बचेगा माइनस आई माइनस 4, अगर ये माइनस अंदर एडजस्ट करें तो आई प्लस 4। तो हमारा रिजल्ट यही होगा 1/4 आई प्लस 4, और इससे पहले वाला जो भी था हमारा रिजल्ट, उन दोनों रिजल्टों को ला करके हम इस इंटीग्रल आई के इक्वल क्या कर देंगे 2 पाई आई टाइम्स ऑफ सम ऑफ रेसिड्यू r1 प्लस r2, क्योंकि r3 हमारा जो 4 था वो रेसिड्यू बाहर लाई कर रहा है तो उसका रेसिड्यू क्या होगा 0 होगा। इस तरह आप क्या करिए सारी वैल्यू ला करके r1 जो भी था हमारा r2 1/4 i प्लस 1 अपॉन आई प्लस 4, और इसी तरह अगला आप रख दीजिए तो आपको इंटीग्रल वो वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह मैंने आपको सेकंड फार्मूला का भी यूज समझा दिया, फर्स्ट फार्मूला समझा दिया और थर्ड फार्मूला समझा दिया। और कौची रेसिड्यू को रेसिड्यू भी पूछ सकता है अलग से, या आपको कोई इंटीग्रल दे देगा और आपको चेक करना होगा विद इन द कर्व कि वो लाई करता है कि नहीं, तो आपको उसकी फाइंड करनी होगी वैल्यू। तो इस तरह हमारा आज का टॉपिक काची रेसिड्यू थ्योरम कंप्लीट हुआ। अगर आप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।